नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स, जिसे आप मैट्रिसेस बोलते हो, हिंदी में आव्यूह है, तो उसकी थ्योरी का पार्ट 1 हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिक्स और इसके टाइप्स, तो उन दोनों को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। और बहुत सारे डाउट होते हैं इन्हीं में, तो वो डाउट हम यहाँ पर सारे क्लियर कर लेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना आप लोगों को, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। ध्यान रखें, पीछे की वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखें अभी तक, चैप्टर 1 की थ्योरी का वीडियो, चैप्टर 2 की थ्योरी का वीडियो, तो वो ऊपर आगे निशान पे क्लिक करके देख लें। और साथ में आप लोगों को बता दूं कि टेलीग्राम में आप लोगों को जाना है, और आप लोगों के फायदे की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे जाके सर्च करना मैथ्स विद पीके और ज्वाइन करना। चैनल और ग्रुप दोनों बने हुए हैं। ग्रुप का आपको पता ही है, बच्चे डिस्कस करते हैं, और चैनल का आपको पता ही है, बहुत कुछ मैं वहाँ पर अपलोड करता हूँ आप लोगों के फ़ायदे की है, क्योंकि सब कुछ फ्री है। नोट्स सब कुछ आप लोगों को, नोट्स वगैरह, पीडीएफ फाइल्स, प्रीवियस ईयर के पेपर, सब कुछ वहीं पे मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो कर लीजिए ज्वाइन आज ही, देर मत कीजिए, इंस्टॉल कीजिए अगर नहीं किया हुआ तो टेलीग्राम। तो करते हैं स्टार्ट इसके बेसिक्स। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आव्यूह है मैट्रिक्स के बेसिक्स में हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक आप लोगों का मजबूत होगा तो जो चैप्टर है पूरा वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा आप लोगों का। आपको पता ही है, टांगें मजबूत होती हैं तभी हम अच्छे से दौड़ पाते हैं, ठीक है ना। तो टांगें आप लोगों को एकदम मजबूत रखनी है यहाँ पर। तो परिभाषा क्या करिए, संख्याओं या फलनों की आयताकार क्रमित व्यवस्था आव्यूह कहलाती है। एकदम छोटी सी परिभाषा मैंने यहाँ पर ली है। संख्या यहाँ पर कोई भी हो सकती है, फलन यहाँ पर कोई भी हो सकता है, उनकी आयताकार क्रमित व्यवस्था, रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। क्या मीनिंग होगा इसका वो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए 9 संख्याएं आपको दे दी, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 गिनती की संख्या है, प्राकृत संख्याओं से बिलोंग करती हैं। आपसे ये कहा जाए कि इन 9 संख्याओं से 3 पंक्तियों का आव्यूह बनाइए, 3 पंक्तियों का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंक्ति और स्तंभ की। तो यहाँ पर जो पड़ी रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, क्षैतिज जो लाइन होती है, क्षैतिज रेखा, वो उसमें जितने भी अवयव आएंगे वो पंक्ति के अवयव होंगे, उसको हम पंक्ति कहेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रो, है ना। और जो खड़ी लाइन होती है, यानी कि खंबे के तौर से, और इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ये स्तंभ को रिप्रेजेंट करेगी, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें 3 पंक्तियाँ बनानी है। 9 हमारे पास में टोटल संख्या है, तो हम 3 संख्याएँ ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको हम किसी भी कोष्टक में बंद कर देंगे तो ये हमारे पास में आव्यूह हो जाएगा। अब ये आयताकार क्रमित व्यवस्था कैसे है उसको हमें समझना है। देखिए, मैंने क्या किया, 3 पंक्तियां तो मैंने बनाई हैं। यहाँ पर 1 2 3 की पहली पंक्ति है, 4 5 6 की दूसरी पंक्ति है, 7 8 9 की तीसरी पंक्ति है। लेकिन मैंने किया क्या है, 1 के नीचे मैंने 4 को लिखा है, 4 को इधर आजू बाजू नहीं लिखा है ना, 1 के नीचे लिखा है, और 4 के नीचे मैंने 7 को लिखा है। तो ये जो व्यवस्था है, यही आयताकार क्रमित व्यवस्था होती है। आयत के रूप में आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, और यहाँ पर वर्ग के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन आपको पता है वर्ग जो है वो आयत का ही दूसरा रूप होता है। अब मैंने यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा है, देखो इसको 1 2 3 मैंने लिखा, फिर मैंने 4 यहाँ पर 5 लिख दिया, और आगे मैंने 6 लिख दिया, फिर 7 यहाँ लिख दिया, 8 यहाँ लिख दिया, 9 यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। तो 1 के नीचे 4 नहीं आया, 4 के नीचे 7 नहीं आया, तो ये क्रमित व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। ये वाली क्रमित व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था जो है ये आयताकार क्रमित व्यवस्था आव्यूह कहलाएगी। अब यहाँ पर कुछ बातें हम नोट कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई भी संख्या हो सकती है, तो आव्यूह में कोई भी संख्या वास्तविक या काल्पनिक, है ना। तो वास्तविक रियल नंबर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, या सम्मिश्र संख्या मान लेते हैं। सम्मिश्र संख्या में काल्पनिक और वास्तविक दोनों आ जाती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं, कैपिटल सी। तो कोई भी संख्या हो सकती है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या, आव्यूह जो होता है उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। आव्यूह को बड़े अक्षर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ऊपर आव्यूह तैयार किया 3 पंक्तियों का, तो ये आव्यूह जो है इसको हम स्मॉल ए नहीं ले सकते, इसको हम अगर लेंगे तो कैपिटल के रूप में लेंगे, कैपिटल ए बी सी कुछ भी, ठीक है ना। स्मॉल ए क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि स्मॉल ए जो है वो
अवयवों को रिप्रेजेंट करेगा ना। अवयव के जो अवयव होंगे उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, छोटे अक्षर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड से दर्शाते हैं। क्लियर है। अब अवयव कौन से होंगे यहाँ पर? जो हमने बात की संख्याओं की, जो हमने बात की फलनों की, तो ये संख्याएं, ये फलन, ये इसके अवयव होंगे और इन्हें हम प्रविष्टियां भी बोलते हैं, इन्हें हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्लियर है जी। अब लास्ट की बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पर, वो क्या? मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी कोष्टक में मन मर्जी एकदम, तो अवयव के जो अवयव होंगी या संख्याएं जो होंगी, अवयव के अवयवों को या संख्याओं को किसी भी कोष्टक में, अवयवों को किसी भी कोष्टक में बंद करके लिख सकते हैं। ठीक है जी, बंद करके लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, कौन कौन से कोष्टक? राउंड ब्रैकेट आप लोगों ने देखा होगा, छोटा कोष्टक आप लोगों ने देखा होगा, है ना? या फिर आपने मंझला कोष्टक देखा होगा, मीडियन ब्रैकेट, इसको हम कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। बड़ा कोष्टक आप लोगों ने देखा है, और एक कोष्टक और होता है डबल बार ब्रैकेट, है ना, ये इस तरह से। तो यहाँ पर इन सभी में हम लिख सकते हैं अवयव के अवयवों को। 1 2 3 मैंने लिखा, 4 5 6 7 8 9 मैंने लिखा, 1 2 3 4 5 6 मैंने लिखा, 1 2 5 4 मैंने लिखा, 2 4 6 8। किसी भी कोष्टक में लिख सकते हैं, लेकिन प्राय जो हम सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं वो यही लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। तो प्राय है सबसे ज़्यादा यूज, सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है। ठीक है ना। और एक और लास्ट बात, वो क्या है? देखिए हमने बोला कि अवयव जो वो आयताकार क्रमित व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, इसका हम मान ज्ञात नहीं कर सकते। मैट्रिक्स जो है उसका हम मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो अवयव एक विन्यास है, एक व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है ना। इसका कभी भी मान ज्ञात नहीं होता, इसका कभी भी मान ज्ञात नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक ही अवयव का कोई अवयव है, आपको दिया हुआ मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें 5 है, ठीक है जी। तो ये 5 जो ये कभी भी 5 के इक्वल नहीं होगा ना, यानी कि 5 का जो ये अवयव है ये 5 के कभी भी इक्वल नहीं होगा। क्लियर है, ये जरूर आप लोगों को याद रखना है। सारणिक में ऐसा होता है, सारणिक में हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए अवयव का हम रूप देख लेते हैं, कैसा रूप होता है इसका। लिखने का तो हमें पता है, हमने बोला अवयव को हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। मान लीजिए कोई अवयव है ए, उसमें m पंक्तियां हैं, n स्तंभ हैं, तो हम a m गुणा n लिखते हैं, और इसी का ही हम शुद्ध रूप जो है वो इस तरह से लिखते हैं एक अवयव के लिए, a i j, a सफिक्स i j, m गुणा n। यहाँ पर मैंने बताया कि m जो है वो पंक्तियां हैं, और यहाँ पर ये पंक्तियों की संख्या हो गई, और n जो है वो स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। यहाँ पर नोट करने लायक बात है वो क्या है कि पंक्तियों की संख्या जो हम हमेशा पहले लिखेंगे ना, तो पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या हमेशा पहले, हमेशा पहले, या हम यूँ कह दें कि जो पहले आएगा, जो पहला अक्षर होगा, जो पहला अक्षर होगा वो पंक्तियां होंगी, वो पंक्तियां होंगी। क्लियर है जी। अब यहाँ पर m गुणा n जो है वो इसका क्रम कहलाता है, इसकी कोटि कहलाती है, इसका ऑर्डर कहलाता है। उसका सीधा से मीनिंग यही है, पंक्ति और स्तंभ से, ठीक है ना। तो a m गुणा n अवयव है, तो इसे m गुणा n के क्रम का क्रम, उसे हम कोटि बोलते हैं, उसे हम ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर का अवयव होगा, और ऑर्डर का मतलब बस यही है कि m पंक्तियां हैं, n स्तंभ हैं, इसकी वैल्यू हमने निकालते हैं ना, m गुणा n के रूप में लिखते हैं। उसके बाद में इसके हम बात करें अवयवों की, तो यहाँ पर अवयव क्या होंगे? देखिए जो m गुणा n है उसकी जो वैल्यू होगी ना, m गुणा n की जो वैल्यू होगी, यानी इसका मान जो होगा वही अवयवों की संख्या होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें,
मैंने लिखा 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखिए 2 पंक्तियाँ हैं, 2 ही स्तंभ हैं, 2 गुणा 2 है ना। तो m गुणा n यहाँ पर क्या है, 2 गुणा 2, और वैल्यू क्या आएगी 4। ये 4 जो है ये अवयव होंगे इसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अवयवों की संख्या बताइए, तो बहुत ही आसान है, जो ऑर्डर होगा उसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट हमें निकालना है, वही हमारे पास में अवयवों की संख्या होगी। अब खास बात यहाँ पर देखिए, जो मैंने लिखा AIJ, इसका मीनिंग क्या है। मैंने आप लोगों को बोला कि m जो है वो क्या है, पंक्तियों की संख्या, और n जो है वो भी वो स्तंभों की संख्या है। तो यहाँ पर गिनती कर रहे हैं हम, गिनती कर रहे हैं तो ये प्राकृत संख्याओं से बिलोंग करेंगी, गिनती की संख्याएं, है ना। और यहाँ पर AIJ जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि IV पंक्ति तथा JV स्तंभ का अवयव। क्लियर है। इसको हम यूं भी ले सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा काम में लेंगे, कि IV पंक्ति का हमें पता है स्मॉल a अवयव को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो IV पंक्ति का जेवा अवयव, जेवा एलिमेंट। और इसको हम यूं भी ले सकते हैं, IV पंक्ति लिए तो हम जेवा स्तंभ भी ले सकते हैं। तो जेवे स्तंभ का आईवा अवयव, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा हम इसी को काम में लेंगे, ध्यान रखें, ठीक है जी। अब यहाँ पर I की और J की जो वैल्यू वो क्या क्या हो सकती है, मैंने बोला M और N प्राकृत संख्याओं से बिलोंग करते हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमें बता रहा है कि M पंक्तियाँ हैं, N स्तंभ है। अब कोई भी अवयव हम निकालेंगे तो I की वैल्यू जो है हम यहाँ पर क्या क्या पुट कर सकते हैं कि I जो है वो 1 से लेकर और यहाँ पर M तक हम पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। J जो है वो स्तंभ को दर्शाता है और स्तंभ यहाँ पर है N, तो 1 से लेकर हम N तक J की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल हम लें कि ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और ये 2 गुणा 3 क्रम का अवयव है, 2 यहाँ पर पंक्तियाँ हैं, 3 यहाँ पर स्तंभ हैं। क्लियर है जी। अब देखिए I की वैल्यू क्या क्या हम ले सकते हैं। यहाँ पर M की वैल्यू क्या है, M बराबर 2 है, N बराबर यहाँ पर 3 है, तो I की जो वैल्यू है वो 1 2 ले सकते हैं, और J की जो वैल्यू है वो हम ले सकते हैं 1 2 3, ठीक है ना। और जैसे हम लेंगे ना यहाँ से और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, तो हम यहाँ पर ये देखिए, ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है, इसको हम कैसे लिखेंगे, पहली पंक्ति का पहला अवयव तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, है ना। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव ये तो 1 हो गया, पहली पंक्ति का तो I की वैल्यू 1 और पहली पंक्ति का दूसरा अवयव तो हम J की वैल्यू लेंगे 2, तो A12, तो ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव हो गया। पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, ये पहली पंक्ति A1, तीसरा अवयव J की वैल्यू हम 3 लेंगे, ठीक है जी। तो ये 3 जो है वो तीसरा अवयव हो गया। हम आगे बात करें कि पहली पंक्ति का चौथा अवयव। अब चौथा अवयव का मतलब क्या होगा, 4 हमारे पास में स्तंभ होने चाहिए, लेकिन 4 स्तंभ है ही नहीं, तो हम चौथा अवयव नहीं ले सकते। दूसरी पंक्ति पे आएंगे, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 4, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 5, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव यहाँ पर हो गया 6। तो ये क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A14, माफ कीजिए A21, 14 तो हम ले नहीं सकते, तो A21, A22, A23। क्लियर है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह से निकालना क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने बात कर ली क्रम की, अब आगे बढ़ेंगे और इसका व्यापक रूप हम देखेंगे, अवयव का व्यापक रूप। जैसे हमारे पास में A जो है वो M गुणा N क्रम का अवयव है, M पंक्तियाँ N स्तंभ हैं, तो हम कैसे लिखेंगे सारे अवयव, सारे अवयव जो हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा A11, A12 इस तरह से। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव A11, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव A12। उसके बाद में हम बात करें कि पहली पंक्ति हमारे पास में चल रही है और बीच में कहीं जेवा अवयव जरूर आएगा ना, यानी कि जेवा स्तंभ आएगा यहाँ पर, तो ये A1J हो गया। और लास्ट में हमारे पास में N स्तंभ है, तो पहली पंक्ति का N अवयव होगा। इसी तरह से दूसरी पंक्ति पे दूसरे का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, और यहाँ पर दूसरी पंक्ति का जेवा अवयव, और यहाँ पर दूसरी पंक्ति का N अवयव। उसके बाद में बीच में कहीं IV पंक्ति होगी, तो IV पंक्ति का पहला अवयव, IV पंक्ति का दूसरा अवयव, और बीच में यहाँ पर कहीं IV पंक्ति का जेवा अवयव होगा, है ना, जो हम इसको मानक रूप लेते हैं इसका ना अवयव का। और यहाँ पर IV पंक्ति का N अवयव हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास में लास्ट की पंक्ति जो होगी वो MV पंक्ति होगी, तो MV पंक्ति का पहला अवयव, MV पंक्ति का दूसरा अवयव,
और यहाँ पर एम पंक्ति का जेवा अवयव, लास्ट में एम पंक्ति का एनवा अवयव, ये हमारे पास में AMN होगा। ठीक है ना, इस तरह से हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें अवयव के विकर्ण की, जो सबसे ज़्यादा खास है यहाँ पर अवयव का विकर्ण। तो आपकी बुक में विकर्ण जो वो स्क्वायर मैट्रिक्स में दिया हुआ, लेकिन विकर्ण जो वो किसी भी मैट्रिक्स में हो सकता है, ध्यान रखें। जैसे हमारे पास में कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मैट्रिक्स के, मैंने यहाँ पर लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये AIJ के रूप की है ना मैट्रिक्स है, और 3 गुणा 3 इसका क्रम है। ठीक है ना, 3 × 3। तो यहाँ पर अगर I बराबर J हो जाता है, यानी कि जिस अवयव में I बराबर J है वो अवयव विकर्ण के अवयव होंगे। जिन अवयव में देखिए 1 1 I बराबर J है, 2 2 I बराबर J है, 3 3 I बराबर J है, तो ये जो हमारे पास में अवयव हैं ये विकर्ण के अवयव हैं। ठीक है ना, ये हमारे विकर्ण के अवयव हैं। और ये जो विकर्ण के अवयव से जो रेखा बनती है यहाँ पर देखिए सीधी रेखा बन रही है ना, काल्पनिक रेखा हम इसको बोल सकते हैं, तो ये मुख्य विकर्ण कहलाएगी, प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर विकर्ण के अवयव कौन कौन से हैं? विकर्ण के अवयव हमारे पास में हैं A11, A22, A33, और मुख्य विकर्ण जो है वो एक रेखा होती है, विकर्ण के अवयवों की काल्पनिक रेखा। काल्पनिक होगी, हम यहाँ पर इसको दर्शाएंगे नहीं रेखा को, तो काल्पनिक रेखा क्या होगी? मुख्य विकर्ण होगी, प्रिंसिपल डायगोनल होगी। क्लियर है जी। मैंने बताया विकर्ण जो है वो किसी भी अवयव में हो सकता है, तो नोट कर लें इसको, विकर्ण किसी भी अवयव में हो सकता है, अवयव में हो सकता है। जैसे देखिए एक ही अवयव है आपके पास में कि 5 है, तो ये हो गया A11, पहली पंक्ति का पहला अवयव है ना, तो ये A11 जो है ये विकर्ण का अवयव है, क्योंकि यहाँ पर I बराबर J आ रहा है। इसी तरह से मैं बात करूँ एक और लूँ कि 1 2 3 4 5 6, तो 2 पंक्तियाँ हैं, 3 स्तंभ हैं, 2 × 3, इसको हम लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23। यहाँ पर ध्यान से देखिए कहाँ पर आ रहा है, I बराबर J, A11 यानी कि 1, A22 यानी कि 5, तो ये जो दोनों अवयव हैं ये विकर्ण के अवयव हैं। और आगे इसको हम बढ़ाएंगे ना, तो ये रेखा बन रही है ना, मैंने बोला रेखा तो बढ़ती रहती है ना, तो यहाँ पर ये मतलब नहीं कि A33 भी यहाँ पर आए। ठीक है ना, तो ये मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे या विकर्ण के अवयव होंगे। ठीक है ना, तो ये किसी में भी हो सकता है, ऐसा ऑर्डर से यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो या और कुछ और हो। क्लियर है जी यहाँ तक। और अब हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। देखिए पहला क्वेश्चन, आपके पास में कोई अवयव है AM × N, और ये अवयव आपको दिया हुआ है AIJ। छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोगों को, जो ऊपर सिखाया है वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया उसके लिए। तो AIJ M × N में अवयव A का क्रम बताइए, क्या होगा क्रम? M × N होगा। ठीक है ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और दूसरा लिया हमने कि हमारे पास में कोई अवयव है A बराबर AIJ 4 × 5, तो आपको बताना है इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर सारी जो मैट्रिक्स है वो हमें तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे पास में ऑर्डर है 4 × 5, इसी का रिजल्ट जो है वो अवयवों की संख्या होगी 4 × 5 20। ठीक है ना, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि दो अवयव बराबर हैं तो उनका क्रम बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे A आपको दे दिया AIJ 2 × 3, ठीक है जी, और अवयव आपको दे दिया 1 2 3, 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ हैं, और 4 5 6। दूसरा अवयव B आपको दे दिया स्मॉल BIJ, इसका क्रम भी वही होना चाहिए 2 × 3। ठीक है ना, कोटि जो वो सेम होनी चाहिए दोनों की। और यहाँ पर आपको दे दिया अक्ष, अब यहाँ पर अवयव जो है वो भी समान होते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो अक्ष YZ 4 5 6 इस तरह से दे दिया। आपसे पूछे
एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर यह कहते हैं कि दोनों आयु बराबर हैं, दोनों आयु है समान हैं, तो एक्स वाई जेड का मान तो एकदम सिंपल है। दोनों आयु अगर बराबर हैं तो एक्स की वैल्यू 1 होगी, वाई की वैल्यू 2 होगी, जेड की वैल्यू 3 होगी, ठीक है ना। तो एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3। यहाँ से भी एक छोटा क्वेश्चन बनता है, कई बार आ जाता है, ठीक है ना। तो बस इसमें इतना ही है। और जो व्यापक रूप है ध्यान रखें, देखिए जो व्यापक रूप है इसमें जो आई होगा शुरुआत में वो पंक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, कभी भी स्तंभ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है ना। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर आयु जो है उसके प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए आयु के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे पंक्ति आयु की। पंक्ति आयु क्या होता है, एकदम सिंपल सी इसकी परिभाषा होती है, इसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही पंक्ति हो, है ना। यदि किसी आयु में हम कहेंगे, यदि किसी आयु में एक ही पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, पंक्ति जो वो एक ही होनी चाहिए, ध्यान रखें, ठीक है ना। एक ही पंक्ति हो, क्या कहलाएगा, पंक्ति आयु, पंक्ति आयु होता है। अब पंक्ति आयु है, एक ही पंक्ति है, हमने एक आयु देखा हुआ है ए एम गुणा एन क्रम का, तो यहाँ पर पंक्ति आयु में इसका क्रम क्या होगा ना, रो मैट्रिक्स में एम की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तब ए का जो ऑर्डर है, ए का जो क्रम है, ए की जो कोटि है वो यहाँ पर क्या होगी, एम की वैल्यू हमने 1 ले ली तो 1 गुणा एन, ये पंक्ति आयु जो है उसका क्रम होगा। क्लियर है जी। यदि ए जो है वो यहाँ पर पंक्ति आयु है तो 1 गुणा एन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 गुणा एन का मतलब आपको पता ही है, एक ही पंक्ति स्तंभ कितने भी। तो मैंने जैसे लिया, पंक्ति हमें एक ही लेनी है, ठीक है ना। तो मैंने लिया यहाँ पर 2 3 6, तो यहाँ पर देखिए एक ही पंक्ति है, स्तंभ कितने, 1 2 3, 3 स्तंभ है। मैंने सिंगल वैल्यू ली यहाँ पर जैसे 5, तो यहाँ पर एक पंक्ति एक स्तंभ है तो 1 इंटू एन। तो स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन पंक्ति एक ही होनी चाहिए, ठीक है ना। 2 3 7 8, यहाँ पर देखिए 4 स्तंभ हैं, एक पंक्ति है, 1 इंटू 4, आसान है। इसी तरह से स्तंभ आयु हो जाएगा जिसमें एक स्तंभ हो, स्तंभ आयु। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग। और यहाँ पर हम लिखेंगे, इसकी परिभाषा कैसे देंगे, यदि किसी आयु में, यदि किसी आयु में एक ही स्तंभ हो, एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आयु होता है ना, कॉलम मैट्रिक्स होता है। स्तंभ आयु है तो हमने देखा हुआ एक आयु एम गुणा एन क्रम का, और स्तंभ आयु है तो स्तंभ आयु में आपको पता है एन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एन स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है हमेशा, जो सेकंड लास्ट होता है, सेकंड में होता है, सेकंड नंबर पे दूसरा अक्षर जो होता है वो स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है। तो एन जो है वो यहाँ पर 1 होगा, और तब ए का क्रम क्या होगा, यहाँ पर जब ए स्तंभ आयु है तो ए का क्रम होगा एम गुणा 1। पंक्तियाँ कितनी भी हो सकती हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए मैंने लिया 2 3 6, माफ कीजिए 2 3 6, ठीक है जी। एक ही स्तंभ है, पंक्तियाँ यहाँ पर 3 दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, तो 3 इंटू 1 क्रम होगा इसका। मैं यहाँ पर सिंगल वैल्यू वाला ले लूँ जैसे 5, तो ये 1 इंटू 1, ये भी हमारे पास में स्तंभ आयु है क्योंकि एक ही स्तंभ है, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने लिया 2 3 7 6, यहाँ पर एक स्तंभ है, पंक्तियाँ कितनी हैं, 4 हैं, 4 इंटू 1। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और तीसरा जो आयु है वो होगा हमारे पास में शून्य आयु है। अब शून्य आयु का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आयु उसमें ना हो, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। शून्य आयु का मतलब ये है कि प्रत्येक आयु जो है आयु में वो 0 होना चाहिए, क्रम उसका कोई भी हो सकता है। यदि किसी आयु में प्रत्येक अवयव शून्य हो तो वह
शून्य आव्यूह होता है, शून्य आव्यूह होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं है कि कोई भी अवयव ना हो तो वो शून्य अवयव होगा। अवयव तो होना ही चाहिए, जीरो अवयव तो हो ही नहीं सकते ना। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0 0 0 0, 2 गुणा 2 का ये जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि सारे यहाँ पर जीरो हैं। अकेला जीरो लूँगा तो भी ये 1 गुणा 1 का जीरो मैट्रिक्स है। मैं 0 0 0 0 0 0 लूँगा तब ये 2 गुणा 3 का क्रम का जीरो मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यहाँ पर है मोस्ट वर्ग आव्यूह है। देखिए इसको आप बोलते हो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर से पता चल रहा है कि लंबाई चौड़ाई के बराबर हो जाती है तो हम आयत को वर्ग कहते हैं ना। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का मतलब है पंक्ति और स्तंभ। तो यदि किसी आव्यूह में मैट्रिक्स में पंक्तियाँ स्तंभों के समान हो, पंक्तियाँ स्तंभों के समान हो, यानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए ना, समान हो, तो वह वर्ग आव्यूह कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आपके पास में a m गुणा n क्रम का कोई मैट्रिक्स है और वो अगर वर्ग आव्यूह है तो वर्ग आव्यूह में क्या होगा? m बराबर n होगा क्योंकि पंक्तियाँ और स्तंभ इक्वल होंगे। और उस कंडीशन में a का क्रम जो है वो क्या होगा? a का क्रम होगा m गुणा m, है ना, या n गुणा n, क्योंकि m और n दोनों इक्वल हैं यहाँ पर। ठीक है जी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। पंक्तियाँ और स्तंभ हमें इक्वल रख रहे हैं तो जैसे मैं लूँ 2 गुणा 2 क्रम का तो 1 2 3 4, तो ये हमारे पास में 2 गुणा 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लूँ 3 गुणा 3 क्रम का ले लेते हैं, 3 इंटू 3 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 पंक्तियाँ हैं 3 स्तंभ हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर खास बात क्या होती है वर्ग आव्यूह की? वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण जो है, मुख्य विकर्ण पूर्ण होता है ना, ये इसकी खास बात होती है। मुख्य विकर्ण ये देखिए जिसमें i बराबर j होता है ना, ये 1 1 है, ये a 2 2 है, तो ये यहाँ पर इक्वल होगा, पूर्ण होगा ना, यहाँ सारे अवयव आ गए हमारे पास में। और स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ पर भी देखिए 1 5 9, 3 है तो 3 अवयव होने चाहिए। यहाँ पर मुख्य विकर्ण में 3 अवयव आ रहे हैं पूरे। ठीक है ना। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा ना तब नहीं आता है, जैसे हमने ऊपर देखा था शुरुआत में जब हम विकर्ण पढ़ रहे थे। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं हम नंबर 5 त्रिभुजाकार। पहले हम त्रिभुजाकार मैट्रिक्स देख लेते हैं। त्रिभुजाकार आव्यूह है, इसको आप बोलते हो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है और दूसरी होती है निचली या निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह है। ठीक है ना। सबसे पहले ऊपरी की बात करते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह की। तो क्या होती है ये? इसको आप बोलते हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना। ये जो प्रकार है ये स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, ध्यान रखें। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो यदि किसी वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको आप वर्ग आव्यूह बोलते हो, वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण जो होता है पूर्ण होता है, सारे अवयव होते हैं उसमें, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो जाएं? 0 हो जाएं, सभी अवयव शून्य हों, तो वह ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह होता है। ठीक है ना।
एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे आपके पास में ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमें लेना है ना, ध्यान रखिए खास बात है। तो इसका जो क्रम है वो हमने लिया AIJ 3 × 3, ठीक है ना। और ये मैट्रिक्स इस तरह से है कि 1 2 3, उसके बाद में मैंने यहाँ पर 4 लिया, यहाँ पे लिया 5, यहाँ पे ले लिया 6। अब देखिए ये मुख्य विकर्ण होता है, ठीक है ना। तो इसके नीचे के जितने भी अवयव हैं वो सारे 0 होने चाहिए। तो 0 0 और 0। तो ये 3 × 3 क्रम का क्या हो जाएगा, ऊपरी त्रिभुजाकार। अब देखिए ऊपर की तरफ त्रिभुज बन रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो ये देखिए ये त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला। तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव होगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा। और नीचे के अवयव वो क्या है, सारे 0 हैं। तो इसको हम यूँ लिखें कि A बराबर हमारे पास में AIJ है ना, और इसका मान लीजिए क्रम है M × M। तो उस कंडीशन में AIJ जो है वो 0 होगा। कब, जब I की वैल्यू क्या हो जाए, बड़ी हो जाए J से। कैसे, देखिए इसका निर्धारण करते हैं हम। ये हमारे पास में मैट्रिक्स है, ये पहला अवयव है A11, ये पहली पंक्ति का दूसरा A12, फिर A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है जी। हमारे पास में यहाँ पर जो मुख्य विकर्ण है वो यही है, A11, A22, A33, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को 1 4 5, ठीक है ना। अब I इज़ ग्रेटर देन J का मतलब है, देखिए यहाँ पर जो है ये दूसरी पंक्ति आ गई, यहाँ पर ये तीसरी पंक्ति आ गई। स्तंभ की बात करें, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा, ये तीसरा। यहाँ पर देखिए I जो वो ग्रेटर देन J है। 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 2 से, बाकी में नहीं है ना। बाकी में I जो है वो बड़ा नहीं है J से। तो ये जो अवयव हैं, जब I बड़ा हो J से तो उस कंडीशन में ये वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। ये जितने भी अवयव होंगे A21, A31, A32, ये सारे क्या होंगे, 0 होंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और इसमें सेकंड नंबर बात करते हैं। निम्न त्रिभुजाकार भुजाकार आव्यूह होना चाहिए। क्या, वर्ग आव्यूह है ना। इसको आप बोल सकते हो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यदि किसी वर्ग आव्यूह में, बात यहाँ पर वर्ग आव्यूह की होगी, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव, ऊपर के सभी अवयव 0 होंगे तभी नीचे त्रिभुज बनेगा ना। तो ऊपर के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव, एलिमेंट्स, प्रविष्टियां शून्य हो तो वह निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास में कोई मैट्रिक्स है A और AIJ स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 3 × 3 और मैंने यहाँ पर लिया 1 2 3 और 4 5, यहाँ ले लिया मैंने 6। अब ये हमारे पास में जो है ये मुख्य विकर्ण होगा। इसके ऊपर के सभी अवयव 0 होने चाहिए। ये 0, यहाँ पर ये 0 और ये 0, ठीक है ना। ये पंक्ति पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। तो ये मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव जो वो 0 हो गए। और इसको लिखेंगे कैसे कि A आपके पास में मैट्रिक्स है AIJ M × M, है ना। N नहीं ले सकते, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इसमें AIJ 0 होगा कब, जब I जो है वो लेस देन J हो। जैसा हमने वहाँ पर ऊपर किया था ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह में। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारे पास में मुख्य विकर्ण है, ठीक है जी।
इसके ऊपर के अवयव में देखिए ध्यान से, आई की जो वैल्यू वो लेस देन जे है ना, 1 2, आई छोटा है जे से, 1 छोटा है 2 से, 1 3 यहाँ पर भी छोटा है, 2 3 यहाँ पर भी छोटा, बाकी किसी में छोटा नहीं होगा, आई जो है वो सभी में बड़ा होगा, ठीक है ना, या फिर इक्वल होगा। क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे नंबर 6 विकर्ण आव्यूह की। विकर्ण आव्यूह, यहाँ पर कुछ डाउट रहते हैं, डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। इसको आप बोलते हो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? वर्ग आव्यूह का एक प्रकार होता है। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर या मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी शून्य हो, तो वह कौन सा आव्यूह होगा? विकर्ण आव्यूह होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अब देखिए इस परिभाषा को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये आपके पास में कोई मैट्रिक्स है 3 गुणा 3 क्रम का, ए आई जे और एम गुणा एम, ठीक है ना। एम गुणा एम जो है वो हम ले रहे हैं यहाँ पर 3 गुणा 3 क्रम का, ठीक है जी, 3 × 3। तो यहाँ पर मुख्य विकर्ण जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी 0 होने चाहिए। तो ये बाकी सभी जो हैं ये हमारे पास में 0 होंगे। क्लियर है ना। तो ये हो गया विकर्ण आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह के जो अवयव हैं वो देखिए वो 0 नहीं है, लेकिन 0 हो सकते हैं। कंडीशन ये है कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी 0 होने ही चाहिए, ठीक है ना। ये बाकी सारे जो है वो 0 होने चाहिए। ये मुख्य विकर्ण आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। और इसको हम यूँ भी लिखते हैं, ध्यान रखें, जो विकर्ण आव्यूह होता है उसको यूँ भी लिखते हैं DIAG, यानी कि डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है। और 1 2 3 की पंक्ति हम बना देते हैं। तो ये भी इस तरह से हम लिख सकते हैं विकर्ण आव्यूह को, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल लें, जैसे आपके पास में आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, आपकी बुक में यहाँ पर मुख्य विकर्ण में कहीं भी 0 नहीं दिया हुआ ना, हो सकता है ऐसी कंडीशन होती है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हुए हैं कि जैसे ये आव्यूह आपके पास में है कि 0 0 0 फिर 0 1 0 0 0 2। तो ये भी हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ध्यान रखें, ठीक है ना। और इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए जो डायगोनल हमारे पास में है इसमें अभी है 0 1 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको DIAG 0 1 2, ठीक है जी। लेकिन कंडीशन ये होती है मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सारे 0 होने चाहिए। मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास में जो A है वो मैट्रिक्स होती है AIJ M गुणा M क्रम की, है ना। तो यहाँ पर AIJ है वो 0 होगा। कौन सी कंडीशन में? जब I नॉट इक्वल्स टू J, I की वैल्यू J के बराबर नहीं है, क्योंकि A11 होता है, A1 A22 होता है, A33 होता है ना। तो ये सारे I बराबर J होते हैं ना। तो I नॉट इक्वल्स टू J है, तो उस कंडीशन में AIJ जो है वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। ये सारे जो हैं वो 0 होंगे, ये कंडीशन होती है इसकी। क्लियर है। तो एक डाउट रहता है यहाँ पर बच्चों को, वो डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मुख्य विकर्ण में जो अवयव हैं वो 0 हो सकते हैं विकर्ण अवयव में, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये कितना नंबर हो गया हमारा? 6 नंबर। तो 7 नंबर पे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर अदिश आव्यूह की। अदिश आव्यूह है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अदिश आव्यूह को आप लोग बोलते हो स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है ये? देखिए कोई भी जो विकर्ण आव्यूह होती है उसमें मुख्य विकर्ण के अगर सारे आव्यूह समान हो जाते हैं तो उस कंडीशन में वो जो है अदिश आव्यूह कहलाती है। यदि किसी विकर्ण आव्यूह में मुख्य विकर्ण के विकर्ण आव्यूह है तो हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी है ना। तो यदि किसी विकर्ण आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव
शून्य को छोड़कर, शून्य नहीं होनी चाहिए वो, शून्य को छोड़कर समान हो तो वह अदिश आव्यूह कहलाता है, अदिश आव्यूह कहलाता है। कैसे? जैसे देखिए एग्जाम्पल लें, विकर्ण आव्यूह होनी चाहिए और विकर्ण आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। मैंने लिया यहाँ पर 3×3 का ये विकर्ण आव्यूह है। तो विकर्ण आव्यूह में आपको पता है विकर्ण के अवयव जो होते हैं वही होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं ना, तो बाकी सारे हमें यहाँ पर जीरो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और ये जो अवयव हैं ये हमें लेने हैं और ये अवयव समान होने चाहिए लेकिन ये जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने लिया 2 2 2, ठीक है जी। तो ये इक्वल होनी चाहिए लेकिन ये जीरो नहीं हो सकते, 2 की जगह यहाँ पर जीरो नहीं आ सकता, इसकी कंडीशन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है AIJ M गुणा M, तो उस कंडीशन में AIJ क्या होगा? देखिए एक तो हमने विकर्ण में पढ़ा हुआ कि I नॉट इक्वल्स टू AIJ इक्वल्स टू 0, और इसकी कंडीशन हम ले लेते हैं, दो कंडीशन बनेंगी कि I नॉट इक्वल्स टू J, तब उस कंडीशन में कि I J के इक्वल ना हो तो ये सारी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होंगी ना। और हम अचर लेंगे, यहाँ पर ये अचर वैल्यू है, कोई भी अचर वैल्यू K ले सकते हैं जब I इक्वल्स टू J हो, यानी कि A11 A22 A33 ये वैल्यू जो है एक फिक्स वैल्यू होगी। और कंडीशन हमने ली हुई कि K जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, K की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती शून्य को छोड़कर, है ना, ये हमने बात कही यहाँ पर। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ये था हमारे पास में 7 नंबर अदिश आव्यूह है। अब आगे बढ़ते हैं हम, इकाई मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह है, इसको हम तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं, ध्यान रखें, तत्समक आव्यूह है, अंग्रेजी में बोलते हैं आप लोग यूनिट, तत्समक को क्या बोलते हो? आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होती है ये? देखिए हमारे पास में जो मैट्रिक्स है अदिश, अदिश मैट्रिक्स है ना, स्केलर मैट्रिक्स, और उसमें हमने एक जो मुख्य विकर्ण है उसके सारे अवयव जो हैं वो इक्वल लिए हुए हैं ना। तो ये सारे अवयव जो इक्वल हमने लिए हुए हैं ये अगर 1 हो जाएं तो उस कंडीशन में वो आव्यूह क्या कहलाएगा? इकाई आव्यूह कहलाएगा। यदि किसी अदिश आव्यूह में, या विकर्ण आव्यूह बोल सकते हैं, यदि किसी अदिश आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, इकाई मतलब एक हो, तो वह इकाई आव्यूह कहलाएगा। बाकी सारे 0 होने चाहिए, इकाई आव्यूह कहलाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं 3×3 क्रम की एक, यहाँ पर हमें लेना 1 1 1, मुख्य विकर्ण जो उसमें 1 ही होना चाहिए, ठीक है ना, बाकी और कुछ भी नहीं हो सकता, बाकी सारे 0 होंगे ना, क्योंकि ये अदिश आव्यूह है। अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह का प्रकार है और विकर्ण आव्यूह में बाकी सारे 0 होते हैं, ठीक है जी। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका रूप कैसा होगा कि ए आपके पास में कोई मैट्रिक्स है AIJ और M गुणा M, है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स ये होनी चाहिए। तो AIJ की वैल्यू क्या होगी? तो AIJ बराबर एक तो होगा 0, कब? जब I नॉट इक्वल्स टू J हो। I और J इक्वल नहीं है तो विकर्ण आव्यूह की परिभाषा जो थी वो यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो ये तो लागू होगी। साथ में वैल्यू जो है 1 होगी AIJ की जब I इक्वल्स टू J हो, यानी कि विकर्ण आव्यूह में I इक्वल्स टू J होता है, वहाँ पर ये वैल्यू 1 होगी। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास में टोटल 8 ऐसी मैट्रिक्स हैं, प्रकार हैं, जिनको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर अपने सभी दोस्तों को करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक बात मैं आप लोगों को लास्ट में बताना चाहता हूँ कि जो विकर्ण आव्यूह होता है ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसमें आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है
कि यहाँ पर आपसे ये पूछ ले विकर्ण आव्यूह में कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसमें न्यूनतम जीरो कितने हो सकते हैं, है ना। ये बात आप लोगों से अगर पूछ ली जाए तो उसका आंसर कैसे दोगे। देखिए यहाँ पर बता देता हूँ बॉक्स में, रेड कलर में बता देता हूँ। ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए एम गुणा एम की, है ना। और आपसे पूछ ले कि ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसमें न्यूनतम जीरो कितने होंगे। तो न्यूनतम जो जीरो होंगे यानी कि न्यूनतम शून्य जो होंगे वो हमारे पास में होंगे। देखिए यहाँ पर क्रम जो इसका एम गुणा एम, तो हम लेंगे एम स्क्वायर माइनस एम, ठीक है ना, एम स्क्वायर माइनस एम। जैसे 3 गुणा 3 की ये हमारे पास में मैट्रिक्स है, डायगोनल है, तो इसमें न्यूनतम जीरो कितने हो सकते हैं, न्यूनतम जीरो कितने होंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 कितना होगा 6। तो ये हमारे पास में न्यूनतम शून्य होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 न्यूनतम क्यों है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के अवयव जो वो भी यहाँ पर जीरो हो सकते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर न्यूनतम की बात होगी तो वो 6 होगा। अधिकतम की बात होगी तो कितना होगा, जितने हमारे पास में m गुणा m है अवयव हैं वो सारे के सारे जीरो हो सकते हैं ना, तो वो अधिकतम होगा। क्लियर है, ये आप लोगों को याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। फिर से मैं ये बोलूँगा और बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए और इंतज़ार कीजिए पार्ट 2 का, जल्दी मिलेगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच।